नमस्ते, स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ है जेपी सेठी सर। एंड वी हैव मिस्टर अंकित कपूर फ्रॉम कमोडिटी समाचार। नमस्ते, स्वागत है अंकित जी। जी नमस्कार। तो नमस्कार अंकित जी। जी, जय जी अंकित जी। जी, बाजार के बारे में क्या कहेंगे? आज जो है, वाज इट अगेन अ वॉलेटाइल सेशन? बाजार बंद तो ऊपर हुआ है, बट वाज इट वॉलेटाइल अगेन? मैम, जो हमने बात पिछली बार भी कही थी वही सेम चल रही है। जब तक ये 25,800 के लेवल क्रॉस नहीं करता है तब हम्म। तक मैं इसको आगे के साइड या फिर पीछे बीच में तो एक रेंज में फंसा हुआ है। ट्रिगर्स की वेट है। अब मार्केट में ट्रिगर्स वापस से आया है कि डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर मोदी दोनों आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, क्या विचार होगा उसके बारे में सारी चीजें रहेंगी। लेकिन जी। एज ऑफ नाउ जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ अभी रेंज ही है। और मैं पहले से कहता हुआ हूँ कि एफआईआईस की तरफ से कोई भी बाइंग नहीं आ रही है मार्केट में। हम्म। लगातार जो बाइंग है सिर्फ डीआईएस की तरफ से है। हम्म। राम श्याम गीता सीता, बस ये चार लोग ही हैं जो मार्केट के अंदर लगातार खरीदारी करे जा रहे हैं। जी। और डीआईएस की लगातार खरीदारी है। पैसा इतना ज्यादा है, फ्लो इतना ज्यादा है ईटीएफ का और एसआईपी के थ्रू इतना फ्लो है कि हम्म। मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी गिरावट आएगी एज ऑफ नाउ। क्योंकि फंडामेंटल्स और सारी चीजें अलग हैं। इंडिया की ग्रोथ डेफिनेटली 7.8% की दिख रही है। हम्म। ग्रोथ है भी क्योंकि हम लोग कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हम लोग प्रोड्यूस प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। तो हम हम्म। लोग कंजम्पशन बेस्ड हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो कंजम्पशन है काफी बेटर तरीके से होता है। हम लोग खुद ही हम्म। यूज करते हैं बहुत सारी चीजें। तो जी। कंजम्पशन ड्रिवन है। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई गिरावट आने वाली है। और हम्म। अगर ग्लोबल मार्केट में स्थिति सुधरती है तो वापस हमें तेजी देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। जी। आज सेंसेक्स जो है 123 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 81,548। निफ्टी 32 पॉइंट्स अप, क्लोजिंग एट 25,005। तो 25,000 पहुंच गया है निफ्टी। एक्टिव स्टॉक्स मारुति सुजुकी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड भारती एयरटेल। टॉप फाइव गेनर्स: श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइज, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक एंड पावर ग्रिड कॉर्प। टॉप फाइव लूजर्स: इन्फोसिस, विप्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, टाइटैन कंपनी एंड बजाज ऑटो। सेक्टोरल फ्रंट पे देखें तो एनर्जी, पीएसयू बैंक, फार्मा, ऑयल एंड गैस, मीडिया, ये सब ऊपर रहे 0.5 to 1% तक। आईटी में हमने डिक्लाइन देखा है बाय 0.5%। तो सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे अंकित जी के साथ। श्याम मेटालिक्स के शेयरों पर ध्यान केंद्रित। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का निवेश क्रॉस बैरियर निर्माण में किया है। यूरोपीय संघ भारत पर टैरिफ बढ़ाने के लिए ट्रंप के दबाव को स्वीकार नहीं कर सकता। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की सहायक कंपनी मंदाता बिल्ड एस्टेट लिमिटेड ने डिपेंडेंसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी हासिल की है, जिससे लॉजिस्टिक्स कारोबार का विस्तार होगा। बायोकॉन लिमिटेड ने अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित क्रैनबरी में अपनी पहली विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया है, जो बायोकॉन जेनेरिक इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने जैनसन फार्मास्यूटिका एनवी के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत एसटीयूजीआरओएन ब्रांड और इसके प्रमुख उत्पाद स्ट्यूजेरन 40 और स्ट्यूजेरन प्लस का अधिग्रहण किया जाएगा। जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ड्यूटी फ्री रिटेल संचालन शुरू किया है। ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड की सहायक कंपनी ज्यूपिटर टाट्राम्पो का रेलवे फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को रेलवे बोर्ड से 9,000 एलएचवी एक्सल्स की आपूर्ति के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ है। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को राजस्थान में 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के संचालन के लिए कार्यादेश प्राप्त हुआ है। ज़ोडिएक एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के मेहसाना जिले के दलिसाना गांव में 1.57 मल्यूब और 1.23 मल्यूब क्षमता वाले 2 सोलर पावर प्लांट सफलतापूर्वक चालू किए हैं। दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेंसुर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मुरली सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एमएसईपीएल के साथ शेयर सदस्यता और शेयर धारक समझौता किया है, जिसके तहत एमएसईपीएल में न्यूनतम 26% इक्विटी हिस्सेदारी ली जाएगी। बरतोज लिमिटेड को एक्सएलआरआई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के लिए संचार प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने चिपलेट आधारित सिस्टम इंजीनियरिंग सेवाएं लॉन्च की हैं, जो सेमीकंडक्टर कंपनियों को पारंपरिक चिप डिजाइन की सीमाओं को पार करने में मदद करेंगी। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनियों को 2,720 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।
AYM सिंटेक्स लिमिटेड ने अमेरिका में इनोवेटिव यार्न्स LLC नामक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की है। तो ये थे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज। अंकित जी, ऑयल के बारे में बात करते हैं। बताइए कि ग्लोबल डिमांड और सप्लाई डायनामिक्स क्या है फिलहाल ऑयल के। जिस तरह से ग्लो अगर देखा जाए तो काफी टाइम से जो हमने एक वॉर वाली जो सिचुएशन आई थी उसके बाद में वापस से सेटल डाउन होते देखा है और किस टाइम से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो $60 का काफी एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि इसके नीचे बहुत बड़ी कोई गिरावट आएगी। हम्म। ट्रेंड अभी एक सेफर जोन में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो मुझे एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले टाइम में इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हम्म। 5400 इंडियन मार्केट में काफी मेजर सपोर्ट बना हुआ है। हम्म। ओपेक की बात करें तो ओपेक ने 1,37,000 बैरल बढ़ाने की बात करी है अक्टूबर से, लेकिन वो भी ग्रेजुअली, एकदम से उन्होंने स्पीड नहीं करे है। तो और रशिया की तरफ से जो हमने देखा है कहीं ना कहीं सप्लाई ड्रिवन थोड़ा सा हमको कमजोर लगा है, जिसके कारण से अभी भाव स्टेबल है। जी। क्रूड ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है इस समय, अगर मैं बात करूं तो 5,000 का इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल है। वहीं अगर मैं बात करूं तो $50 का इंटरनेशनल मार्केट में साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। हम्म। काफी लोअर रेट्स पे चल रहा है, तो आने वाले टाइम में इसके अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। हम्म। जैसे जैसे डिमांड कंसर्न क्रिएट होगी डेफिनेटली ये चीजें निकल के आएंगी। जो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात चल रही थी टैरिफ से पिछले 6 महीने में, अब वो थोड़ा सा ठंडे पड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि हम्म। उनके ऊपर कहीं ना कहीं केसेस भी लगे हैं। वो अपने इंटरनल देखा मैटर्स में भी कहीं ना कहीं वो परेशान दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा वो ठंडे नजर आए हैं। हम्म। मुझे नहीं लगता कि अब वो बहुत ज्यादा कोई एग्रेसिव हो पाएंगे पिछले 6 महीने में जितने वो एग्रेसिव थे, क्योंकि हम्म। उनको इकोनॉमी डिट्रॉइट होते हुए दिख रही है। तो हम्म। ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। सेंट्रल बैंक, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सेंटर में इस समय यूएस को नहीं चाइना को रख के देखना चाहिए। हम्म। चाइना के अभी इकोनॉमी अगर देखा जाए तो बिल्कुल डेफिनेटली उभर के नहीं आ पा रही है, और हम्म। अभी भी जो डेटा है उनका इन्फ्लेशन डेटा वो 0.4 माइनस में रहा है। और ये जो नेगेटिव इन्फ्लेशन है ये काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि चाइना बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप्स लेगा और रिवाइव करने की कोशिश करेगा। हम्म। जैसे ही रिवाइव करेंगे डेफिनेटली मेटल्स के अंदर और क्रूड ऑयल के अंदर हमें अच्छी चाल देखने को मिलेगी। जी। ऑयल जो है, ऑयल प्राइसिंग जो है, हाउ एक्सपोज्ड इज इट टू द वॉलेटिलिटी? करंटली हम काफी सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख रहे हैं और पिछले 2 दिनों में भी बढ़ते हुए देखे हैं। तो हाउ एक्सपोज्ड इज द ऑयल प्राइसिंग टू इट? ऑयल प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो इस समय कोई भी ड्रिवन जो है वो नहीं है मार्केट के अंदर। अभी जो हम्म। हमने एक चीज देखी थी कि एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट आया कि तो इंडिया की वजह से जो यूक्रेन है उसको पैसा मिल रहा है क्योंकि रशिया से हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं। हम्म। लेकिन ये चीज एक माननी पड़ेगी कि रशिया से हमने ऑयल खरीदा और उसके बाद में मार्केट में सप्लाई करा, तभी जाके आज जो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में है, नहीं तो आज ये प्राइसेस $100 को भी पार कर चुके होते हैं। हम्म। अगर ये रशिया ने नहीं करा होता और वहां पे सेटलमेंट नहीं हुआ होता और ये सारी चीजें चल रही होती, हम्म। रशिया ने हमको डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट का हमने फायदा उठाया और मार्केट में ग्लोबल में सप्लाई करा, और वो हम्म। सप्लाई लोगों ने मार्केट में ली भी है। हम्म। और डायनेमिक्स की बात करें तो ओपेक ने इस समय बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के मूड में नहीं है। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर उसने बढ़ाया तो डेफिनेटली प्राइसेस और ज्यादा दबाव में आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसा हुआ भी है कि अगर उसने प्रोडक्शन कट करने की बात करी तो उसके पास में प्रोडक्शन कट करने की भी जगह नहीं है। प्रोडक्शन बढ़ाने की तो जगह है, कट करने की जगह नहीं है। और कट करने के बाद में अगर यूएस मार्केट में और ज्यादा ऑयल मार्केट में डंप करा जाता है तो हम्म। प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं, उसके कारण जो मार्केट में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और ज्यादा बढ़ सकती है। तो हम्म। ओपेक भी इस समय काफी कॉशियस होकर चल रहा है। यूएस की तरफ से जो शेल कंपनीज हैं उनकी तरफ से भी काफी सिचुएशन को थोड़ा सा देखा जा रहा है। कोई भी नहीं चाहता इस समय कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्योंकि क्रूड ऑयल हम्म। के प्राइसेस अगर ओपेक कंट्रीज को छोड़ के, क्योंकि हम्म। यूएस के अगर बात करें, अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आज इन्फ्लेशन का डेटा है तो हम्म। 2.7 से 2.9% की एक्सपेक्टेशन है। अगर हम्म। यही क्रूड ऑयल के प्राइसेस 6300 6500 के आसपास होते या फिर हम्म। $70 के आसपास होते, तो हम्म। हमें डेफिनेटली ये जो 2.9% की हम बात कर रहे हैं ये शायद 3.2 3.3% के आसपास होता हम्म। इन्फ्लेशन। तो जी। ये सारी सिचुएशन अभी मार्केट के अंदर ड्राइव कर रही है। तो ये जो जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही हैं हम्म। अभी मुझे लगता है कि खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति रहेगी। जी। आर देयर एनी अपकमिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और पॉलिसी चेंजेस जो कि ऑयल के डिमांड को या ऑपरेशनल कॉस्ट को इम्पैक्ट कर सकती है? नहीं, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं ड्रिवन हो रही है जिसके वो क्रूड ऑयल प्राइसिंग केवल ये स्पेशली करा जाए। अभी तो पूरा मार्केट जो है केवल गोल्ड एंड सिल्वर को लेकर टेंस्ड है, क्योंकि हम्म। उसी के अंदर पूरे मूवमेंट चल रहे हैं। देखा जाए तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर काफी स्लगिश मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुझे हम्म। लगता है कि एज ऑफ नाउ अभी क्रूड ऑयल के अंदर कोई मेजर चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे, कम से कम इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। जी। ऑयल स्टॉक्स की बात करें तो व्हाट आर द प्रोडक्शन लेवल्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर, कैश फ्लो, रिजर्व रिप्लेसमेंट रेट ऑफ लीडिंग कंपनीज?
इसके बारे में अभी मैं ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में जो फंडामेंटल्स हैं वो मुझे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बात कर रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई की, तो वो कहीं ना कहीं अभी रिस्ट्रेंड है। सप्लाई थोड़ी सी अभी डाउन हुई है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि 5 लाख बैरल के आसपास की थी, अब वो थोड़ा सा घट के उन्होंने 4 लाख बैरल के आसपास की करने की कोशिश करी है। लेकिन आने वाले टाइम में सप्लाई जो है वो हमको रशिया की तरफ से कम होती नजर आएगी। बाकी अदर कंट्रीज की जगह जगह से देखें तो सप्लाई अभी कंटिन्यू है। जी। ये था ऑयल के बारे में। अब एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द मेन सप्लाई साइड रिस्क्स, खास करके माइनिंग डिसरप्शंस देखें या एनर्जी कॉस्ट देखें तो। माइनिंग डिस्ट्रप्शंस अभी देखने को नहीं मिले हैं। एक सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉपर को जरूर देखा जा रहा है आज की तारीख में, लेकिन एल्यूमिनियम भी अगर देखा जाए तो इतना वैल्यूबल है। और हम्म। जिस तरह से ईवी और जिस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एल्यूमिनियम के अंदर वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। हम्म। एज ऑफ नाउ हम देख रहे हैं 258, अभी बात करते करते एक बाउंस देखने को मिला है। मुझे लगता है कि इसके अंदर खरीदारी करना एक थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म के लिए बेटर रहेगा। और हम्म। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसको रिप्लेसमेंट की अगर बातें चल रही हैं, तो अगर कॉपर से एल्यूमिनियम को रिप्लेस करने की बात चलती है, क्योंकि कॉपर हम्म। ऑलरेडी महंगा चल रहा है, हम्म। उसको अगर रिप्लेसमेंट अगर एल्यूमिनियम से बात चलती है, तो फिर हम इसके अंदर प्राइस के अंदर शार्प अपसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। हम्म। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ग्लोबल इकोनॉमी में अभी सबसे ज्यादा चाइना ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जब तक चाइनीज इकोनॉमी रोल प्ले कर रही है, हम्म। वहां पे रिवाइवल हमको देखने को नहीं मिलेगा। या हम्म। फिर बोल सकते हैं कि प्रीपोन में भी कर सकते हैं, अगर वहां पे रिवाइवल मिलेगा तो डेफिनेटली इन प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आएगा। हम्म। और काफी टाइम से लोअर लेवल्स पे चल रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले टाइम में डिमांड क्रिएट होगी और वापस से तेजी देखने को मिलेगी। जी। एंड यूजर सेक्टर्स देखें तो डिमांड कैसा है एल्यूमिनियम का इन ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग, प्रोजेक्टेड। फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डिमांड धीरे धीरे थोड़ा सा रिस्ट्रेन हो रहा है, थोड़ा सा कम है। मार्केट में ग्रोथ इस टाइप की अभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाईज में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला है। हम्म। जो डिमांड है अभी एज ऑफ नाउ, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अगले 3 से 4 महीने के बाद में फिर हमको क्लियर डेटा मिल पाएगा कि डिमांड्स किस तरह की रहेंगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अभी देखें तो स्लगिश डिमांड है, जो पहले की डिमांड होती थी उससे काफी कम है। जी। और कोई ऑनगोइंग इनोवेशंस या सब्स्टिट्यूट्स है दैट थ्रेटन द डिमांड फॉर एल्यूमिनियम। नॉट राइट नाउ। जी। ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है फॉर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्राइसेस को कैसे इफेक्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम प्राइसेस की देखिए, अभी जो भी जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे अभी डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्स्टेंट्स में अभी फंसे हुए हैं। मार्केट में कोई भी चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल, तो यहाँ पे जो डिमांड कंस्ट्रेंट्स हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो मार्केट के अंदर अभी आज की तारीख में जो डिमांड आ रही है वो ईवी है एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है। हम्म। दोनों की तरफ से जो डिमांड निकल के आ रही है, वो निकल के अभी सबको पता है कि आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने वाली है। हम्म। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ प्रोस्पेक्ट, जिस तरह से टैरिफ्स वाली बात चल रही है, हम्म। और मुझे लग रहा है कि जब तक अमेरिका अलग थलग वाली सिचुएशन में नहीं जाता है, तब हम्म। तक इसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। प्राइजेस पहले से सारी चीजों को डिस्काउंट करके चलते हैं, इसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आने वाले टाइम में हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, हम्म। स्पेशली बेस मेटल्स में, एल्यूमिनियम सेक्टर में। तो ये आने वाले टाइम में अगर ये 290 और 300 के लेवल M6 पे अगर टच करता है, तो मुझे कोई बड़ी चीज नहीं लगेगी। वहीं हम्म। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं, तो एक डिमांड प्रोस्पेक्ट्स के ये है कि अगर ईवी की तरफ और ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ बढ़ती हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ कॉपर को पहली प्रायोरिटी दी जा रही है। एल्यूमिनियम में कितना अभी वास्ट ये लोग कर सकते हैं, अभी इसके ऊपर अभी कोई डेटा रिलीज नहीं करा गया है। जी। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर का डिमांड कैसा है फ्रॉम मेजर सेक्टर्स। मेजर सेक्टर्स अगर देखें तो काफी टाइम से स्लगिश है। और जो टैरिफ वाली सिचुएशन आई थी, तो टैरिफ के कारण क्या हुआ कि जो यूएस मार्केट के अंदर एकदम से डिमांड क्रिएट हुई थी, डर के कारण क्रिएट हुई थी। उसके कारण वह जो प्राइजेस हैं हमने देखा था 790 से 800 900 के आसपास, बहुत सॉरी 900 के आसपास बहुत जल्दी से ट्रैवल करा था। हम्म। उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज है काफी टाइम से। अभी हमने बीच में 50% टैरिफ की बात सुनी, टैरिफ जैसे ही लगने की बात हुई, इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो कॉमेक्स के अंदर काफी उछाल देखने को मिला। लेकिन एलएमई के अंदर वहां पे गिरावट देखने को मिली, क्योंकि एक बात थी कि यहाँ पे स्लगिशनेस हो सकती है। हम्म। लेकिन धीरे धीरे कॉपर के अंदर अब तेजी बनना चालू हो रही है। अभी मैंने जस्ट रिपोर्ट भी रिलीज करी है कॉपर के अंदर कि 910 923 तक का तो ये चलेगा, लेकिन उसके बाद में मार्केट के अंदर काफी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे हम्म। लगता है कि कॉपर एक अच्छी कमोडिटी है, जहां पे इन्वेस्टमेंट करके चला जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, हम्म। और शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए। और इसके अंदर 1118 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉपर माइनिंग सप्लाई में डू यू सी एनी डिसरप्शंस फ्रॉम जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल मेजर्स। डिमांड थोड़ी सी अभी अगर देखा जाए तो स्लगिश है, क्योंकि चाइना की तरफ से अभी कोई इतना मेजर कमबैक नहीं हो रहा है।
लेकिन आने वाले टाइम में अगर इसकी जीडीपी, यूएस, अगर मैं चाइना की जीडीपी की बात करूं, अगर वो 25% से भी, अगर मैं बात करूं जो अभी की जीडीपी है, अगर 0.25% से भी अगर ग्रो करती है, तो जीडीपी ग्रो करना मतलब मैं वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि 25% से जीडीपी ग्रोथ कर रही है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर 25% चांसेस से हैं कि जहां पे उसकी जीडीपी 5.6 तक अभी अगर चली जाती है, और जो इन्फ्लेशन, जो डिफ्लेशन में है, नेगेटिव इन्फ्लेशन है, वो अगर इन्फ्लेशन की तरफ कन्वर्ट होता है, तो हम्म डेफिनेटली वापस से डिमांड बढ़ेगी। चाहे हम उसकी बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, चाहे हम ईवी की बात करें, चाहे हम ग्रीन हम्म एनर्जी की बात करें, सब जगह कॉपर का यूज है कहीं ना कहीं। तो डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती हुई नजर आएगी। एज ऑफ नाउ सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पेरू है और बाकी चिली है, वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमांड स्लगिश हो सकती है। हम्म, एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी वैसे वैसे न्यूज निकल के आएगी। जी। कॉपर रिसाइकलिंग को लेकर क्या ट्रेंड नजर आ रहा है, एंड कैन दे इन्फ्लुएंस द फ्यूचर सप्लाई डिमांड बैलेंस? यस, अगर मैं रिसाइकलिंग की बात करूं तो रिसाइकलिंग के अंदर अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन उतनी नहीं मिली है। प्रोजेक्ट्स इसके काफी सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन हम्म अभी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली जितनी डिमांड है मार्केट के अंदर। हम्म तो मैं वही बोल रहा हूँ कि डिमांड, अगर मैं फ्रेश की बात करूं तो वो सप्लाई अभी कंस्ट्रेंट बना हुआ है। हम्म लेकिन अगर रिसाइकलिंग वाली बात करें तो वो प्रोसेस में आ गया है, लेकिन अभी इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अभी नहीं हो पा रहा है जो वो सप्लाई को पूरा, सॉरी, डिमांड को पूरी फुलफिल कर पाए। जी। सेठी सर, आपके सवाल? मेरा तो एक ही सवाल है कि ये जो ऑयल हो, कॉपर हो या एल्युमिनियम हो, और दूसरे भी कुछ प्रोडक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर हो, तो सब उछाल जियो पोलिटिकल रीजन से ही है ज़्यादातर। बिल्कुल। तो सबका कारण एक ही मिल रहा है। बाकी डिमांड सप्लाई में किसी को सोना लेने में इंटरेस्ट नहीं है। अब बढ़ बढ़ रहा है भाव क्योंकि जियो पोलिटिकल है, तो बायर बन जाता है। सर, इसमें एक चीज है, पूरी मार्केट में अगर आप अभी देखेंगे तो कोई भी क्लैरिटी नहीं है। सारी चीजें एक्सपेक्टेशन पे चल रही हैं। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते। अभी मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ, गोल्ड के अंदर आज ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 1,09,000 के आसपास। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको बलून या फिर बर्स्ट की तरह मानते हैं इसको, कि ये बबल है एक तरह का। लेकिन मैं फंडामेंटली बात करूं तो ये बबल नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्राइसेस डेफिनेटली, अगर मैं बात करूं तो 2024 से 2025 में ऑलमोस्ट डबल हो गए। प्राइसेस 55,000 हमने देखा था, तो 2 साल के अंदर, अगर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिखो तो 2 साल के अंदर हमने इसको प्राइसेस को डबल होते हुए देखा है। तो 2 साल में इसने डबल हो गया है, उतनी पॉकेट प्राइस नहीं है, लेकिन अभी भी ईटीएफ की अब डिमांड बढ़ना चालू हो गई है। तो ईटीएफ जो डिमांड्स हैं, उसके कारण मार्केट में डेफिनेटली ये चीजें आएंगी। रही बात मेटल्स की और ऑयल की, तो काफी टाइम से लोअर लेवल पे चल रहे हैं, बहुत टाइम से कोई रैली नहीं आई है। अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की भी बात करूं, तो 2000 से 2025 की अगर बात करते हैं, 20 साल के अंदर कॉपर प्राइसेस के अंदर जो अभी इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस है, वो 1159 होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो समवेयर अराउंड 305 310 रुपए के आसपास होना चाहिए। लेड जिंक एल्यूमिनियम की बात करूं तो जिंक के अंदर करीब करीब 325 से 330 के पास होना चाहिए। निकल के अंदर इतने वॉल्यूम नहीं है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वहीं अगर क्रूरल की बात करें, तो क्रूरल आप जानते हैं कोरोना का टाइम पे या फिर उसके पहले के टाइम पे, कोरोना के बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ा था, तो हमने करीब करीब $90 तक देख लिए थे। उसके बाद वापस गिरावट आई, तो ऑलमोस्ट वहां से 50% के आसपास गिरावट हो चुकी है। पूरा अगर सिनेरियो देखूं टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये वापस से 110 डॉलर को टच करता हुआ नजर आएगा। $50 काफी बेस है। कोरोना जैसी स्थिति या फिर एकदम से कोई नई सिचुएशन आती है तो बात अलग है, लेकिन आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल के अंदर काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जस्ट एज ऑफ नाउ के टेक्निकल्स के बेसिस पे बता रहा हूँ, फंडामेंटल के बेसिस पे बात करेंगे तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूंगा तो सारी चीजें मंदी हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ वाली चीजें चल रही हैं, डिमांड स्लगिश होती जाएगी। लेकिन अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, सिर्फ मैं अमेरिका की इकोनॉमी को छोड़ दूं, तो बाकी कंट्रीज के अंदर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने आप में इतनी बड़ी कंट्री है जहां पे सारी चीजें हैं। वहां पे ट्रेजरीज में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां के फंडिंग में प्रॉब्लम आती है, वहां पे डॉलर्स में गिरावट आती है, तो चाइना किस तरह से रोल प्ले करेगा। हम लोग हर बार ये बोलते हैं कि चाइना को फेवर करना बहुत जरूरी है, चाइना की इकोनॉमी को देखना बहुत जरूरी है। चाइना किस तरह से वर्कआउट करता है वो देखना जरूरी है। अगर उसने अमेरिका को बीट करके उसने अपना खुद का मार्केट खड़ा कर लिया, और बाकी, क्योंकि सिर्फ दो कंट्रीज नहीं है, बाकी अगर देखा जाए तो 196 अदर अदर कंट्रीज भी हैं जहां पे फ्लो बढ़ाया जा सकता है, जहां पे डिमांड्स हो सकती हैं। तो यूरोपियन साइड जो यहाँ पे है, अब वहां पे टीटी साइन हो रही है, वहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, जापान की तरफ से हो रहे हैं। क्या निकल के आता है वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं बस यही चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो रैली है कुछ ना कुछ इंडिकेट कर रही है मार्केट के अंदर पहले से, कि जो चीज आने वाले टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि जी मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा आपसे कि वोलाटिलिटी का कोई ट्रेंड नहीं है, और वोलाटिलिटी अब बहुत थोड़े समय के लिए आती है। हम्म। बाद में देखते हैं, अब चाहे गोल्ड में ट्रेंड है लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है। सर गोल्ड को अंडर एस्टिमेट कर रखा है। मैं मार्केट में देख रहा हूँ हर इंसान बोल रहा है गोल्ड बहुत तेज हो गया। क्योंकि आईएनआर में आपको तेज लग रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका आईएनआर भी आज 88.50 और न्यू हाई के आसपास चल रहा है। यूएसडीएनआर मतलब रुपया सबसे ज्यादा कमजोर हो चुका है अभी इस समय। और पूरे वर्ल्ड मार्केट में अगर देखा जाए तो रुपया ही एक ऐसी करेंसी है जो सबसे ज्यादा वीक हुई है। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो एक अलग ही सिनेरियो है। मैं बात कर रहा हूँ M6 के अंदर और कॉमेक्स के अंदर। कॉमेक्स गोल्ड के अंदर अभी भी कोई गिरावट नहीं है। बहुत बड़ी तेजी मेरे को आने वाले टाइम में अभी और देखने को मिलेगी। क्योंकि लोग इसको बबल या फिर वॉलेटिलिटी की बात कर रहे हैं। पहले पुराना टाइम अलग था जहां पे 50,000 रुपये गोल्ड चलता था। जहां पे आज से 2020 या 2020 भी नहीं बोलूंगा, 2010 2005 का सेगमेंट अलग था। आज का सेगमेंट बहुत फास्ट हो चुका है, मूवमेंट बहुत फास्ट हो चुके हैं, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो। और जिस तरह से डेट बढ़ रहा है यूएस का, $37 ट्रिलियन उनको। आज सीपीआई का डेटा है 2.7% से उम्मीद है ज्यादा ही आना चाहिए। कम आता है तो आश्चर्य वाली बात होगी कि क्या रीजन रहे जिसके कारण कम हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेड यही कि 2.9 के आसपास आना चाहिए। उसके बाद भी अगर रेट कट करते हैं तो डेफिनेटली वो एक घबराहट का ही साइन होगा। और कहीं ना कहीं उनको वापस से डॉलर छापने की कंडीशंस आ सकती हैं। क्योंकि जी मुझे एक बार चीज़ लगती है कि कभी अगर सोने में डिफॉल्ट हुआ तो बैंक ज़्यादा फंसेंगे। पब्लिक पब्लिक का अगर पैसा। सर अगर क्या डिफॉल्ट हुआ? अगर सोने के भाव में कमी आती है तो लोगों का सोना बैंकों के पास नहीं मिलेगा, बैंक डिफॉल्ट होंगे, इंडिविजुअल पब्लिक नहीं होगी। सर देखिए, इंडिविजुअल पब्लिक अगर मैं बात करूं गोल्ड की तो इंडियन मार्केट में अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड है कि 25,000 से 28,000 टन होना चाहिए। चाइना में 31,000 से 32,000 के आसपास गोल्ड होना चाहिए। वहीं अगर बात करूं कनाडा में, कनाडा के पास गोल्ड ही नहीं है। यूएस के पास 8,133 टन गोल्ड है। ये लोग मानते हैं। है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि फोर्ट नॉक्स वाली जो बात हुई थी आपको पता होगा, वो बट डील हो ज़्यादा गई नहीं लेकिन है। वो धूमिल हो गई है। वो कहाँ बात चली, उसके बाद उसका जो इंस्पेक्शन होना था वो क्या हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई और वो सारी की सारी दब गई है। तो फोर्ट नॉक्स में गोल्ड है कि नहीं है ये किसी को नहीं पता। अगर वो नहीं मिलता है तो क्या स्थिति होगी, बैंक्स कितना सरवाइव कर पाएंगे। और बैंक्स वहां के अगर सरवाइव नहीं कर पाए डेफिनेटली, तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली वर्ल्ड मार्केट को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो इतने $1 ट्रिलियन का जो वो है इनका डेट है। आप हो चाहे हम हो, कोई भी ये चीज अच्छे से जानते हैं कि डेट खत्म नहीं होने वाला। ये कितना भी कुछ भी कर लें डेट खत्म नहीं होगा। डिफॉल्ट जब तक नहीं हो रहा तब तक डेट खत्म नहीं होगा। तो डिफॉल्ट तो होना ही पड़ेगा, बिना डिफॉल्ट हुए तो डेट खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि 2 ट्रिलियन पर ईयर इनको सिर्फ इंटरेस्ट चुकाना है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनको अपने जो ट्रेजरीज हैं उसके भी इंटरेस्ट इनको पे करने हैं। बर्डन लगातार बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इकोनॉमी में सर्वाइवल के लायक नहीं बचे हैं। जी जी। जी। अंकित जी, बहुत बढ़िया चर्चा रही आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर मिलेंगे जल्दी। और कुछ आप बताना चाहेंगे इन कमोडिटीज के बारे में बिफोर वी वाइंड अप? बिफोर वी एंड अप मैं अपना डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरी मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी सारी की सारी अनबाइज्ड है। प्लीज बिना एडवाइजर की सलाह लिए बिना कभी भी ट्रेड ना करें। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे अंकित जी। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू सो मच, ठीक है नमस्कार। सर, नमस्कार।